नमस्कार दोस्तों। वैसे सामुद्रिक शास्त्र में नख से सीख तक पांव के नख से सिर के सबसे ऊपरी भाग जहाँ सीखा होता है, इतने सारे लक्षण होते हैं जिनका एक एक कर वर्णन करने में हमारे साथ को एक लंबे सफर पर चलने के लिए तैयार होना होगा। हो सकता है कुछ ऐसी बातें जो मैं जानता हूँ आप नहीं जानते हो, आप जानते हो जो मैं नहीं जानता हूँ। तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करेंगे ताकि हम दोनों सर्वांग लक्षण का साझा करके कुछ मैं भी सीख सकूंगा, कुछ आप भी सीख सकेंगे। तो वक्त जाया ना करते हुए हम चलते हैं आज प्रथम पौधान पे, जिसमें बत्तीस लक्षण जिसका मैंने कल जिक्र किया था, मूल रूप से स्त्री हुआ पुरुष पाया जाता है। बाकी के लक्षण हम अगले एपिसोड में वर्णन करेंगे एक एक करके। तो मुख्य रूप से पहले 32 लक्षण को हम देखते हैं, जो कि त्रिपिटक से लिया गया है। सती पठान साधना के समय पूज्य टंडन साहब से मैंने सुना था और उसे परीक्षण करके देखा। ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जिनके 32 के 32 लक्षण मिल जाए, लेकिन जब भी ऐसे लोग सामने नजर आएंगे तो उनके अंदर ये चीज जरूर पाएंगे। तो पहला है सुप्रतिष्ठित पाद। इस लक्षण के तहत पांव का जो तलवा होता है आमतौर से सभी के तलवा के नीचे थोड़ा गैप होता है। अगर पानी भिगा करके आप सूखे प्लास्टर आप सूखी जमीन पे अपने पांव को रखेंगे तो आप देखेंगे उंगलियों का अगर दायां पांव है तो उसके बाएं पार्श्व भाग का
एड़ी का छाप सही से उतरता है, जबकि दाएं पार्श्व भाग में थोड़ा गैप रहता है। अगर बाएं पांव के तलवा की बात करें तो उसमें उंगलियां, एड़ी और बाएं पार्श्व भाग का चित्र भरता है, जबकि दायां पार्श्व में गैप सकता है। और कोई ऐसा साधक, ऐसा आदमी, ऐसा स्त्री, ऐसा पुरुष जिसकी पांव रखने पर जमीन में समतल पड़ता है, गड्ढा नहीं दिखता है, तो वो सुप्रतिष्ठित पाद होता है। ऐसा आदमी अपने जीवन में उच्चतम शिखर को प्राप्त करता है। उसकी बात को लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं। स्वतः उसके अंदर में एक आकर्षण शक्ति होता है। इसी लक्षण में हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा लक्षण है चक्र ब्रंकित। पैर के दोनों तलवों में अगर चक्र अंकित हो अंगुलियों में भी ऐसे चक्र हो सकते हैं। तो ऐसा पाद चक्र ब्रंकित कहा जाता है। ऐसे लोग शायद ही एक जगह स्थिर होकर रहते हैं। या फिर कहा जाए साल के कुछ दिन अस्थिर रहेंगे और कुछ दिन चलते रहेंगे। ऐसा इंसान जीवन में बहुत आगे जाता है। कहते हैं ऐसे लोग चक्रवर्ती सम्राट भी होते हैं। इसे पाद तलेसु चकानी कहा जाता है। महापुरुष के तीसरे लक्षण होते हैं आयत पासनी। समान मानव अमानवी का जो एड़ी होता है थोड़े से नीचे होते हैं, लेकिन जो महापुरुष मानव और मानव होते हैं समान एड़ी की तुलना में अधिक लंबा और चौड़ा होता है। ऐसे लोग विचार के धनी होते हैं, बात के पक्के होते हैं,
चौथे लक्षण पे हम आते हैं, जिसको दीर्घ अंगुली कह सकते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा, अंगुली तो अंगुली समझते हैं। जिनके हाथ और पांव की उंगलियां लंबी होती है, सामान्य जनों से। ये भी एक महापुरुष का लक्षण है। लेकिन हाथ की उंगलियां हो या पांव की उंगलियां हो, उसकी अनामिका उंगली सामान्यतः मध्यमा उंगली से कुछ छोटी होती है। लेकिन जिस भी स्त्री या पुरुष का पांव का मध्यमा उंगली, हाथ का मध्यमा उंगली बड़ा हो जाए, आनी सारी उंगली बड़े होने के बाद भी अनामिका उंगली बड़ा हो जाए, उसके बारे में कहा गया है दीर्घ हो या अनामिका ताकोपमाहीन जाको पति आपत्नी जीवित रहे वर्ष 2 आने विवाह के बाद उसका जीवन साथी का जीवन संगनी 2 या 3 के वर्ष के बाद बिछुड़ जाता है। ज्यादातर स्थिति में मैंने मृत्यु होते देखा है। तो वहां पर जो मैं बात कर रहा था दीर्घ उंगली का, समान रूप से सारे उंगली जैसे हैं वैसे दीर्घ बजाय अनामिका को छोड़ करके। आगे लक्षण में हम आते हैं जिसको कहते हैं मृदु तरुण हस्तपाद। अगर आप हस्तरेखा शास्त्री हैं, असमान रूप से किसी के हाथ अपने हाथों में लेकर देखते हैं, वो रूखे ना हो, मृदु मुलायम और जबान दिखे, यानी किसी के हाथ एक बार पकड़ेगी वो काला फाला दिखेगा, थोड़े से हाथ को दबाएंगे तो गुलाबी रंग का जो खून का आभा है ऊपर से दिखेगा। तो ऐसा पाँव हो और हाथ हो, उसे मृदु तरुण हस्तपाद कहेंगे। और ऐसे लोग अपने जीवन में जन्मजात धनी मानी घर में पैदा होते हैं। खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। छठी स्थिति जाल हस्तपाद करते हैं। जैसे हर आदमी अपुरुष फिर कहे नारी, उसके हाथ की उंगलियों में 2 उंगली जहाँ जुटते हैं वहां पर हंस और बत्तख के पंजों में जैसे जाल होते हैं, अन्न को फैलाने के बाद एक चमड़ी सी लगी होती है।
यानी कुछ त्वचा जालीनुमा होता है। मैं ऐसे कहूँ, ये उंगली है मेरा, इसके बीच में दोनों यहाँ पर थोड़ा दूर चमड़ी हमारा बढ़ा हुआ है, इसमें भी बढ़ा हुआ है, इसमें बढ़ा हुआ, पीछे से देखेंगे तो थोड़ा सा लगेगा। खास करके उंगलियों को फैलाने के बाद इसमें बीच में सुराख नहीं दिखाई दे, यानी इस तरह से सुराख नहीं दिखाई दे। तो इसको जाल हस्तपात करते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। ठीक उल्टी बात करें, जिनके हाथ में जाल नहीं बने हैं, यानी बीच में गैप्स आ जाता है, उंगलियों के बीच में गैप्स आ जाता है, वो आदमी खर्चीला होता है, बिना सोचे समझे सारे काज करते हैं और लाखों पैसा कमा कर लाए। कभी कभी उसके जीवन में कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। तो प्रकृति प्रदत्त अगर हाथ में इस तरह का चमड़ी का जाला है तो बहुत बेहतर है। इसे 32 महापुरुष के लक्षणों में हम जान सकते हैं। सातवें लक्षण के ऊपर हम आते हैं, उसंखपात। उसंखपात क्या होता है? तो हर आदमी के टखना के ऊपर गुल ऊंचा हुआ होता है, जिसको पिंडली हम लोग बोलते हैं। अगर पिंडली आम आदमी के पांव के से जरा ऊपर स्थित हो तो उसंखपात इसे कहते हैं। ऐसा आदमी ज्यादातर निरोगी काया लेकर पैदा होता है। वैसे कहा भी गया है, जीवन का 4 सुख होता है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पल्ले में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा में, चौथा सुख पुत्र का। तो निरोगी काया बहुत अच्छा चीज है, लेकिन 32 लक्षणों में से शायद ऐसा मैंने स्त्री या पुरुष अभी तक देखा नहीं, लेकिन ऐसा किसी का टखना के ऊपर पिंडली है जो थोड़ा ऊंचे में है, टखने के पास में है। तो हमारा शास्त्र बताता है वो निरोगी होगा। आठवें लक्षण जो है, जिसको एनी जंघा बोलते हैं, और जिसकी आंखें मृग यानी हिरण की जैसी सुंदर दिखे, एनी जंघा होता है। वाकई में वो इंसान बड़ा ही भाग्यवान होता है। आमतौर से मैं जंघा देखता हूँ, गुलफुल गुलफुल होता है। नौवीं स्थिति अजान बाहु। अजान बाहु यानी जिसकी भुजा खड़े खड़े बिना झुके हुए टखने से नीचे चला जाए, यानी उसके टहने से नीचे छू दे।
आकर ये मसल सकता है, थपथपा सकता है, खुजला सकता है, तो ऐसे इंसान को अजान बाहु कहा जाता है। ऐसे लोग जो सोचते हैं वो कर गुजरते हैं। वर्तमान समय में तो मैंने किसी को ऐसा देखा नहीं, लेकिन सुना है महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी दोनों अजान बाहु थे। बाकी शायद आप कोई रहे होंगे। ये लोग भी अपने जीवन में बहुत नाम कमाते हैं। अगली स्थिति कोस छज्जित बस्ती गुहा। कहता है जो जनेंद्रिय होता है उसको आप स्त्री और पुरुष लिंग कह सकते हैं। उसकी त्वचा ऊपर से एक ढका हुआ है, जिसे उस समुदाय में उसे काट कर निकाला जाता है, जिसे खतना कहते हैं। लेकिन यहां पर कहता है कोस छदित बस्ती गुहा, यानी खड़ा होने के बाद जो गुदा मार गए वो भी ना दिखे। जो जनेंद्रिय है पुरुष का लिंग है, स्त्री का लिंग, उसके ऊपर एक चर्म होता है उसे ढका हुआ हो, तो भी उसके सौभाग्य का लक्षण होता है। कुछ कुछ जगहों में देश काल पृथ्वी पे अपने आप वो चमड़ा जो ढका हुआ होता है वो उभर कर बाहर आ जाता है। यहाँ कहने का बात है, तात्पर्य है कि बचपन से लेकर युवा पौधा वृद्धावस्था तक अगर वो ढका रहता है तो उसके जीवन के लिए काफी बेहतर है। वो आदमी वचन का तो सच्चा होता ही होता है, अपने लगोट का भी पक्का होता है। जो 11वां लक्षण है स्वर्णवर्णा। स्वर्णवर्णा यानी सोने के समय। वैसे शायद यह ऐसा स्थिर पुरुष होता है, लेकिन जो भी जिसका शरीर सोने के बड़े जैसा दिखे, जैसे रामायण में वर्णन आता है कि मारीच सोने का मृग बन गया था, जिसे देखकर सीता जी मुग्ध हो गई थी और भगवान राम से अनुनय किया था कि ये मृग को मारकर आजिंदा पकड़ ले आइए। तो खैर यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य है, त्रिपिटक में भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, जिसका शरीर स्वर्ण के समान हो, वो भी महापुरुष का लक्षण है।
अगले 12वें पौधान पे हम आते हैं। वो है सूक्ष्म छवि। सूक्ष्म मतलब उसको क्या करते हैं, बिल्कुल नगण्य। और छवि, छवि का मतलब चित्र होता है। तो शरीर के चमड़ी पर के ऊपर भी एक सूक्ष्म त्वचा चढ़ा होता है। जैसे वैसे सब लोग जानते हैं हमारा शरीर के ऊपर सेमी पेरिफेरल मेम्ब्रेन होता है। उसका काम क्या है कि बाहर से कोई भी चीज शरीर के अंदर नहीं हम डाल सकते, जबकि शरीर के अंदर से जो पसीना है वो बाहर आ सकता है। कुछ स्थितियों में कुछ मालिश वगैरह कर करके हम वो शरीर के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन ये सेमी पेरिफेरल मेम्ब्रेन जो होता है किसी आदमी में बहुत ज़्यादा होता है और किसी आदमी में कम होता है। वहाँ पर हम सूक्ष्म छवि की बात जो करते हैं उसमें बहुत कम होता है, और वो जहाँ होता है तो शरीर के ऊपर धूल, गर्द इत्यादि बहुत कम असर करता है और उस आदमी के जीवन में आरोग्यता प्रदान होता है। हाँ, तो कई आरोग्यता प्रदान करने में मदद करता है और उनको किसी तरह का वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है। तेरहवें पौधान पर जो गुण होता है उसको एकाएक लोम कहते हैं। हालांकि इसका वर्णन हम आगे करेंगे, फिर भी यहाँ करते हैं कि हर स्त्री या पुरुष के रोमकूप बने होते हैं। यानी शरीर से ये जो देख रहे हैं इसमें रोम है, मेरे शरीर में रोम है। तो एक कूप में एक ही रोम निकसा हुआ हो, वो इंसान अपने जीवन में कामयाब होता है। ज़्यादातर स्थिति में ऐसी होती है, लेकिन कुछ इंसान के अंदर में हमने देखा है एक रोमकूप में एक के बजाय 2, 3, 4 रोम निकलते हैं। उसका मैं जब रोम का चैप्टर आएगा वहाँ पर विधिवत आपको मैं वर्णन करूँगा। तो वहाँ पर मैं ये कह रहा था अगर रोमकूप में एक ही रोम हो तो बहुत बेहतर है। आगे हम बढ़ते हैं। उधर्व लोम, यानी ये रोमकूप से जब रोम निकलता है तो दाहिनी ओर चल रहा है। सारे के सारे रोम अगर दाहिनी ओर चलते हैं और दाहिनी ओर झुके हुए और झुक करके वो घूम जाए, फिर भी उसके सिर ऊपर की ओर दिखे, तो वैसा प्राणी बहुत अच्छा होता है।
ग्रह कितना भी वाम हो जाए, वो अपनी प्रगति पे पर अग्रसर होता है। हालांकि ऐसा भी स्थिति मैंने नहीं देखी। आप अपने शरीर में देखेंगे, किसी अंग में दायां जा रहा होगा, किसी में बायां जा रहा होगा। तो ये रोमकूप जो है और रोम का जो स्थिति है, जैसे मेरे बाएं हाथ में है, तो ये बायां तरफ झुक रहा है, कुछ इसमें दायां तरफ झुक रहा है। सारे के सारे ऊपर दिख रहे हैं, कुछ के नीचे दिख रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत कम लोग दिखेंगे, लेकिन जिनके उधरगामी लोग होते हैं, बहुत बेहतर होते हैं। अगले 15वें लक्षण पे ब्राह्म ऋजु गात्र। ब्राह्म ऋजु गात्र क्या होता है? जिसका शरीर औसतन लंबा हो, वैसे 5.5 फीट आदमी को मिल जाता है, लेकिन उससे भी ऊपर 3.5 फीट से थोड़ा लंबा हो, यानी जितना भी लंबा हो और सीधा हो, बिल्कुल स्ट्रेट, ये नहीं चलते वक्त लंबा हो और कुबड़ हो जाए। तो जो ब्राह्म ऋजु गात्र वाले इंसान होते हैं, वो भी मैं समझता हूँ जन्मजात होते हैं, और उनका भी नाम बहुत वर्तमान में अभिनेता श्रीमान अमिताभ बच्चन जी को कहूँगा कि उनका जो शरीर है ब्राह्म ऋजु गात्र के अंदर आता है। संभवतः ऐसे और भी लोग होंगे, मैं एक उदाहरण को शुरू करता हूँ। सोलहवें जो स्थिति है वो है सप्त उत्सव। सप्त उत्सव का मतलब क्या होता है? दोनों हाथ, दोनों पांव, सामने यानी आगे का छाती का भाग, धड़, चेहरे का भाग, और पीछे का भाग मस्तिष्क, सातों अंग, दोनों हाथ, दोनों पांव, दो चार उंगलियां, आगे का भाग यानी जो छाती के भाग है, और पीछे पीठ का भाग है, और सर बड़ा दिखे। ये सातों अंग विशाल अपूर्ण आकार का दिखे, ऐसा मानव मानवी सब उत्सव के अंतर्गत आता है। ऐसे लोग जीवन में बहुत बहुत ऊंचे हैं। सत्रहवें पादान पे हम बात करते हैं सिंह पूर्वार्ध काया। ये आगे
चेहरा लक्षण में आएगा। लेकिन फिलहाल हम जान लें, जिसका आगे का छाती और चेहरा देखने के बाद वो सिंह के समान, शेर के समान ऊपरी भाग दिखे तो वो सिंह पूर्वाध काय कहा जाता है। ऐसा आदमी भी अपने धुन का पक्का होता है, मस्त होता है। अगर कुछ कुछ आप देखेंगे तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, नरेंद्र मोदी जी, उनका काया इसी तरह का दिखता है। वैसे आपकी राय और अलग भी हो सकती है। आगे की बात मैं करना चाहूंगा। चितांत रास, यानी जिसके कंधों, दोनों कंधा के बीच का भाग, कंधा से बीच का भाग देखेंगे तो पीठ की तरफ जिससे रीढ़ गुजरता है स्पाइनल को, वो भरा भरा दिखे, यानी दोनों पुट्ठा भरा हुआ दिखे, गड्ढा नहीं दिखे। वो चितांत रास व्यक्तित्व वाला इंसान होता है। उन्नीस में पौधान पे नए गोत्र परिमंडल कहता है अगर आदमी खराब हो जाए तो जैसे वृक्ष लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में भी समान रूप से इसलिए दिखता है, वो अच्छा दिखता है। इसी तरह से इंसान खड़ा होने के बाद उसका कद काठी, डील डॉल लगभग समान रूप से नजर आए। तो उसे नए ग्रोथ परिमंडल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि खड़े होकर दोनों हाथ दोनों कंधों की ओर फैला दे तो शरीर की चौड़ाई सर से पांव तक की ऊंचाई के बराबर होती है। हालांकि ऊंचाई पे मैं आगे बात करूँगा, उसका एक अलग से शब्द। फिलहाल मैं ये कह रहा था, दोनों बाजू को इस तरह से फैलाइए तो आपकी मध्यमा अंगुली से ये मध्यमा अंगुली तक की दूरी जितनी होगी उतनी दूरी आपके सर से लेकर के पांव के नख तक की दूरी, ऐसा है। तो निश्चय ही आप नए ग्रोथ परिमंडल के तहत आते हैं और भले आपका बचपना कुछ भी रहा होगा, भावी भविष्य बहुत बेहतर, जहाँ पर धन मान सम्मान नहीं, लेकिन 1 मिलीमीटर भी अगर कम हो जाता है तो फिर इस वजह से आप वंचित हो पाएंगे। बीसवां स्थिति है समवर्त स्कंध। समवर्त स्कंध
समान गोलाकार कंधा जिस प्राणी का होता है वो महापुरुष के श्रेणी में आता है। 21वां जो हम बात करेंगे वो है रसाधिर। यानी जो जीवन में जो भी मिल जाए, कड़वा, कसैला, चरपरा, सभी रस का सेवन करने में सक्षम हो। यानी ऐसा जीव उसके पास है जो समस्त रसों का पूर्णतः आस्वादन करता हो। यानी उसके जीव में जो स्वाद की कलकाएं होती है उससे अलग एक रसादी कलिका और होता है। जो गले के पास में उभरा हुआ एक नस दिखता है किसी चीज को, जिसके पास एक होता है, उसके ऊपर 20 अपना कम प्रभाव छोड़ पाता है। आपने कभी ऐसा सुना होगा किसी विषैला प्राणी ने किसी मनुष्य को काटा और विषैला प्राणी खुद मर गया। मैंने शास्त्र लिखा नहीं, लेकिन इस तरह के कलिका होता है हमारे शरीर सर्वांग लक्षण। आप फिर सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। सिंह हनु कहते हैं या दाढ़ी को। जिस इंसान का सिंह के समान चौड़ा ठुड्डी होता है, वो भी महापुरुष का लक्षण है। ऐसा इंसान जीवन में विषम करने देता है। आगे है चालीस दंता। वैसे अभी तक हम जानते हैं 32 दांत इंसान के अंदर होता है, लेकिन हमारा सामुद्रिक शास्त्र बताता है जिसके साथ 40 दांत हो, जिसके चेहरे में 40 दांत हो, जिसके थोबड़े में 40 दांत हो, वो परम लक्ष्य, जैसे शरीर के कहते 4 अवस्थाएं होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। बत्तीस दांत वालों को कहा गया है वो जो बोलता है वैसा हो जाता है।
ऐसा मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान ऐसा होता है कि उसके मुंह से वही जबान निकलता है जो कि अगले इंसान के लिए सत्य घटित होता है। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा था, अगर किसी पूरे मुंह में 40 दांत हो, यानी 20 ऊपर 20 नीचे, वो संपूर्ण महापुरुष का लक्षण है। आगे आते हैं समदंत। अगर दांत आगे पीछे ना होकर समान ऊपर और नीचे का दांत बैठता है, ये भी प्राणी बहुत अच्छे होते हैं, महापुरुष की श्रेणी में होते हैं। आगे जो लक्षण है समदंत के बाद 25वें पे आविवर दंत। आविवर, विवर का मतलब बीन, छेद। आ माने बिना छेद करना, यानी जैसे मेरे दांत है, थोड़ा सा नीचे में छेद है, तो दांतों के बीच में अगर छेद ना हो तो वो बहुत अच्छा प्राणी होता है। लेकिन अगर थोड़ा छेद हो, ऐसा भी बात होता है। तो फिलहाल मैं ये बता दूं कि जिसके ऊपर के दांत के बजाय नीचे के जो दंत होती है उसके अंदर भी अगर थोड़ा सा छेद हो, यानी अलग अलग दांत होता है, तो ये प्राणी अपने जीवन में जो एम लेता है उसे मरते रहता है। अगर स्त्री होता है तो अपने पति के साथ पूरा पूरा ईमानदारी से जीवन जीता है, और पुरुष होता है तो भी ईमानदारी से पूरा जीवन जीता है। बाकी जब दांत का अध्याय आएगा तो मैं विस्तार से बताऊंगा। 26वां स्टेज जो है मेरा सुशुक्ल दाढ़। सुशुक्ल दाढ़, दाढ़ के दांत बोलते हैं ना, अक्कल के। सुशुक्ल यानी देखने से दांत बहुत सुंदर दिखे, बहुत अच्छा दिखे। और बहुत इंसान को दाढ़ जैसे 23 वर्ष की अवस्था में आता है, अक्कल की दाढ़ वो बहुत दर्द करता है, जिसको सुलभ से आ जाए वो भी बहुत बेहतर इंसान होता है। आगे स्टेज है 27वें पे प्रभूत जिह्वा, जिसका जीभ बहुत लंबा हो। जीभ लंबा का मतलब जीभ निकाले नाक से सट जाए। वैसे आजकल बहुत ऐसे एक्सरसाइज आ गए हैं जिसके द्वारा ऐसा हो सकता है, लोग करते भी हैं। लेकिन जो स्वार्थ होता है
उसको प्रभुत जिह्वा कहते हैं, लंबी जिह्वा कहते हैं। ऐसा प्राणी भी बहुत अच्छा होता है, जीवन में दुख भूल कर ही देखता है। अट्ठाईसवें स्टेज पे जो हम बात कर रहे हैं, ब्रह्म स्वर। यानी जिसका स्वर आदमी बोलने के बाद उसका जुबान कर्कश ना हो, कोयल के समान मीठा हो। वैसे तो कहते हैं विज्ञान की भाषा में, जिसके अंदर तारता बहुत ज़्यादा होता है उसकी आवाज़ मधुर होता है, जिसकी तारता कम होती है उसकी आवाज़ कर्कश होती है। स्त्रियों के अंदर तारता ज़्यादा होता है, इसलिए स्वर मधुर होते हैं। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है पुरुषों के स्वर भी बहुत मधुर होते हैं और स्त्री के स्वर कर्कश होते हैं। जो भी हो, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि अगर आपका स्वर कोयल के समान मधुर होता है तो आपके जीवन के लिए और बेहतर है। अभी जैसे मैं सिलसिले संबंधी का देखता हूँ, उनके स्वर बहुत मधुर है। आगे की बात मैं कर रहा हूँ। अगला 29वां पौधान की हम बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं अभिनील नेत्र। अभिनील नेत्र, नील माने नीला होता है, नेत्र मतलब आंख होता है। अभिनील जो नील के समान, यानी जिसका आंख देखने के बाद अलसी पुष्प, अलसी का मतलब तीसी होता है, तीसी का जो पुष्प का फूल होता है उस तरह का। वैसा अभी मैंने वैसे पढ़ा तो सोच रहा था, तो मेरे को लगा एक फिल्म इंडस्ट्री में एक हीरो थे, उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मेरा नाम जोकर वो थे। और एक राम तेरी गंगा मैली फिल्म में जो अभिनेत्री थी, शायद उनका भी नाम तो ऐसे आँख देखने में कम मिलते हैं, लेकिन ऐसे आँख वाले लोग जिनका आँख पूरे अब किसी का बचपन में रहता है, बाकी का अलसी पुष्प तीसी के फूल जैसे नीला दिखता है, तो वो आदमी अपने जीवन में कम मेहनत से बहुत ज़्यादा मांग ऐसा हमारे सामने संस्कृति है। इस संस्कार से जब आँख का चैप्टर आएगा उसमें हम इसका वर्णन करेंगे। अभी मिल जुमला स्थिति है। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। गोपच्छम 30वां स्थिति में है, जिनके पलक के ऊपर जो ब्राउन या उसको बोल सकते हैं भाव, यानी ये जो है मेरा ही भाव है। मेरा भाव तो अभी 60 वर्ष के बाद बहुत बढ़ना शुरू हो गया है, तो मैं इसको नहीं कह सकता, लेकिन जिसके भाव इसके ऐसे करने के बाद गाय की पूछ की जैसे दिखता हो,
गाय का पूछ आणि ऊपर मुड़ता हुआ ऊपर से मुड़ गया। आपने वो पूछ जैसा दिखता है। पलकों के बाल भी ऐसे ही दिखते हैं। बहुत भाग्यशाली इंसान है। 31वां पौधान पे जो हम महापुरुष के लक्षण की बात कर रहे थे वो है श्वेत पूर्ण। दोनों भुवों के बीच में, हाँ, जहाँ पर लोग तिलक लगाते हैं, अगर सफेद जैसा भाव जो रुई के फाय जैसा अगर आपके स्वतः हो जाते हैं, अंतिम बनाने की बात नहीं, तिल लगाने की बात नहीं, स्वतः ऐसा हो सकता है। यानी रुई से कोमल रोम माप पैदा हो जाता है। हाँ, इसको अज्ञान चक्र की बात करते हैं। तो अंतर्ज्ञान स्फुरन प्रेरणा पूर्वाभास स्वतः होना चाहिए। विदा कोई साधना न कोई उपासना, और अंतिम जो हमें महापुरुष के लक्षण है 32वां, उसनीस सिर्फ क्या है? तो मैं ये टोपी बताता हूँ। हमारे टोपी के ऊपर ये जो है इसी तरह से मेरा भाग है नहीं। फोटो में आप देखेंगे किसी चीज का ऊंचा हो गया यहाँ पर, जैसे जटाजू बांधे रहते हैं भगवान शिव के माथे पे। भगवान शिव को तो मैंने देखा और ना ही मेरे सामने से ऐसा कुछ गुजरा। कहता है जिसके सर पे शस्त्राधार के ऊपर इस तरह से कुहरन हो गया, उसने शीश जटाजू मुकुट भारी, तो उसके जीवन में जो ब्रह्मांडीय किरण है, निखिल ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, स्वतः प्रज्वलित हो जाएगी। जैसे कहते हैं जगतगुरु शंकराचार्य को 6 वर्ष के अंदर ही ये होना शुरू हो गया था और उन्होंने अपनी माता जी से कहा था कि मुझे संन्यास का ग्रहण करने का अनुमति दिलाने का। उनकी माता जी ने ना कर दिया। फिर कहते हैं एक ग्रह ने उन्हें पकड़ लिया और पानी में ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि माता जी अब भी आज्ञा दीजिए, नहीं तो ये बड़ी आज्ञा देती है। जिन्होंने भारतवर्ष के चारों दिशा में 4 मठ की स्थापना की, सनातन धर्म का जिन्होंने ध्वजा गाड़ा। कहते हैं उनके सर पे भी इस तरह करते हैं महात्मा बुद्ध, उनके सर में भी जैसे भगवान शिव को मैंने चित्रों में देखा है। तो दोस्तों, आपने
त्रिपिटक से लिया हुआ ये 32 दक्षिण महापुरुषों का सुना। अगर इस पे आप कुछ कहना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में सुनाइए। नहीं शास्त्र आपका अभिवादन करूँगा। फिलहाल अभिवादन के साथ प्रणाम, नमस्कार। फिर कल मिलते हैं अपने समय सुविधा के अनुसार।